हाँ जी बच्चों, जैसा कि हम लोग का रिवीजन सीरीज बोला गया था कि YouTube पे हम लोग रिवीजन सीरीज बच्चों लाएंगे, जिसमें हम लोग क्लास 12 के सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे। तो आज वो रिवीजन सीरीज का बच्चों फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग रिवीजन सीरीज में आपके स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़ेंगे और चीज़ों को पूरी तरीके से क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन करेंगे। तो आज डे फर्स्ट है और हमारा रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रहा है। और जो हमारा स्लोगन है हैशटैग जिद कर, तो जिद्दी हमें बनना है ताकि हमें फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम अपने पहले लेक्चर से स्टार्ट करें, जहां यूनिट फर्स्ट हमारा स्थिर वैद्युतिकी था। स्थिर वैद्युतिकी ये हमारा क्या था बच्चों, फर्स्ट यूनिट था। फर्स्ट यूनिट की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी से स्टार्ट होगा बच्चों। अब याद कीजिए, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग ये पढ़े थे कि जो हमारा आवेश होता है बच्चों, हमारा जो आवेश होता है ये कैसी अवस्था में होता है, विराम अवस्था में। हमारा जो आवेश होता है बच्चों वो कैसी अवस्था में होता है, विराम अवस्था में। वो कैसी अवस्था में होता है, विराम अवस्था में। तो फर्स्ट यूनिट जो है बच्चों विद्युत स्थिर वैद्युतिकी, उसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे। और आवेश बच्चों हमारी कैसी स्थिति में होगी, विरामावस्था में। आवेश हमारी कैसी स्थिति में होगी बच्चों, विरामावस्था में होगी। जब आवेश हमारा विरामावस्था में होगा तो कौन कौन से फिनोमेना देखने को मिलेंगे। तो बच्चों जब आवेश हमारा विरामावस्था में होगा तो हमें देखने को मिलेगा विद्युत क्षेत्र। हमें क्या देखने को मिलेगा, विद्युत क्षेत्र। इससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, विद्युत विभव। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, विद्युत विभव। तो इन सारी चीजों की जो शुरुआत होने वाली है वो यहां से होने वाली है, जब हमारा आवेश कैसी अवस्था में होता है बच्चों, विरामावस्था में होता है। अब स्टार्टिंग जो हमारा होने वाला है बच्चों, वो सारा कहानी हमारा होने वाला है आवेश से। हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट बुक है, हमारे फिजिक्स के जो 2 बुक है, उसमें जो हमारा फर्स्ट बुक है वो सारा कुछ किससे रिलेटेड है बच्चों, आवेश से। हम लोग हर कुछ पढ़ेंगे आवेश से रिलेटेड। तो आवेश के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि आवेश क्या है। तो बच्चों आवेश के बारे में हम लोग अगर जानना चाहते हैं तो पहले हम ये समझते हैं कि हमारे चारों साइड जो जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं में आपको कॉमन चीजें क्या देखने को मिलती है। हमें कॉमन देखने को मिलती है कि उन सारी वस्तुओं में क्या है बच्चों, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का क्या है बच्चों, मूलभूत गुण है। द्रव्यमान किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। वो हर एक वस्तु में पाई जाती है, चाहे वस्तु आपकी कितनी बड़ी हो, चाहे वस्तु आपकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उन वस्तुओं में द्रव्यमान मौजूद होता है। तो जितनी भी चीजें हैं हमारे चारों तरफ, उनमें द्रव्यमान एक मूलभूत गुण है। ठीक उसी प्रकार बच्चों अगर हम आवेश के बारे में बात करें, अगर हम आवेश के बारे में बात करें तो आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। पता है हमारे सराउंडिंग बच्चों जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं में आपका क्या मौजूद होता है, आवेश मौजूद होता है। अब ये जो आवेश मौजूद होता है तो हमें फील तो नहीं होता। कहीं पर अगर आवेश है तो आवेश हमें फील नहीं होता है। आवेश क्या करता है बच्चों, आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है जो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। जो क्या उत्पन्न करता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र। और क्या उत्पन्न करता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। और क्या उत्पन्न करता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है जो आपका उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और साथ ही साथ क्या उत्पन्न करता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र।
तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को ये उत्पन्न भी करता है, साथ ही साथ अगर हमें इसे महसूस भी करना है तो हमें किसकी जरूरत होगी? आवेश की जरूरत होगी। हमें किसकी जरूरत होगी? आवेश की जरूरत होगी। तो आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी कर रहा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है, और इसे महसूस भी करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? आवेश की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया कि चारों साइड हमारे जो वस्तुएं हैं उन पे आवेश तो है, बट ये आवेश हमें महसूस क्यों नहीं होती? हमें छूने पे झटका क्यों नहीं लगता अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो बच्चों इसके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी पदार्थ की अगर बात किया जाए या किसी भी वस्तु की बात किया जाए तो ये पदार्थ आपके किन चीजों से मिलके बने हैं? ये पदार्थ मिलके बने परमाणुओं से। ये पदार्थ किन चीजों से मिलके बने बच्चों? परमाणुओं से। और परमाणु को भी डिवाइड किया गया है बच्चों, परमाणु को भी डिवाइड किया गया है बच्चों 3 भागों में। वो कौन कौन है बच्चों? वो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बच्चों न्यूट्रॉन। और वो क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो परमाणु है वो 3 भागों में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो होता है नेगेटिव। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन पे आवेश होता है वो कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अपोजिट चार्ज होते हैं। अब किसी पदार्थ के अंदर परमाणु हैं और परमाणु के अंदर आपका क्या होता है बच्चों? परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या के। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिस वजह से जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारा वस्तु क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। वस्तु क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण हमें छूने पे इस पे कोई झटका नहीं लगता है। तो आवेश के बारे में अगर बच्चों कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि आवेश किसी पिंड का वह गुण है जो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी करता है और उसे महसूस भी करता है। ठीक है, और हमें क्यों नहीं एहसास हो रहा है आपकी कोई वस्तु आवेशित है? तो हमें क्यों नहीं एहसास हो रहा है? इसके पीछे का रीजन ये बच्चों कि जितने आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके वस्तु को क्या बना देते हैं? उदासीन बना देते हैं। यहां तक आया बात समझ में? यहां तक आया बात समझ में? आगे बात करते बच्चों, आगे बात करते हैं। अब अगर हम आवेश के बारे में बात करें बच्चों तो आवेश के बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं। आवेश के बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले आवेश को जो बच्चों निरूपित किया जाता है, आवेश को जो निरूपित किया जाता है या डिनोट किया जाता है वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा। आवेश को किससे द्वारा सूचित किया जाता है बच्चों? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश के एसआई मात्रक को समझने के लिए, आवेश के एसआई मात्रक को समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो क्लास 10th में आपने विद्युत धारा वाले नाम के चैप्टर में पढ़ा था। वो फॉर्मूला है बच्चों, अभी याद आ जाएगा आपको, I = Q/T। I =
Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू टी। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक बराबर हो जाएगा, आवेश का नोटेशन क्या है, Q बराबर क्या है, I इंटू टी। I क्या है, I है विद्युत धारा, I क्या है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक इंटू टी क्या है बच्चों, टी है बच्चों समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। कितना होता है बच्चों, एम्पियर सेकंड होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड। और इसी के बराबर बच्चों, हम लोग क्या मानते हैं, कूलाम। इसी के बराबर हम लोग क्या मानते हैं, कूलाम। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। ठीक है, ये इसका क्या है, एसआई मात्रक। अगर हमसे कोई पूछ दे, जैसे एग्जाम में पूछता है आवेश का, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, आवेश का सीजीएस मात्रक बताओ, आवेश का सीजीएस मात्रक बताओ। तो याद रखना है बच्चों, आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है स्टेट कूलम। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, स्टेट कूलम। ठीक है, अगर आवेश का एसआई मात्रक की बात करें बच्चों तो वो होता है कूलम, और आवेश के सीजीएस मात्रक की बात कर रहे हैं बच्चों तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। अब क्या रिलेशन है, कुछ एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में रिलेशन है। तो हाँ सर, एक कूलम बराबर होता है, कूलम का नोटेशन होता है सी बच्चों। एक कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। बच्चों एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है, वन स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है बच्चों, ये हमारे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, एक कूलम। तो एक स्टेट कूलम बराबर क्या होगा, बताइए बच्चों, एक स्टेट कूलम बराबर क्या हो जाएगा। ये इंटू में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में, 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। आवेश का नोटेशन क्या होता है, क्यू। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, और एक कूलम बराबर क्या होता है, 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। अब अगर हम बात करें आवेश की बीमा की, अगर हम बात करें आवेश की बीमा की, कि आवेश की बीमा क्या होगी, आवेश की बीमा क्या होगी। तो याद रखना है बच्चों, आवेश की बीमा क्या होगी। चले ध्यान देते हैं, अगर इसकी बीमा की बात करें तो Q इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या निकाला है, I इंटू टी। I क्या है बच्चों, विद्युत धारा। I क्या है बच्चों, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, समय की जो बीमा होती है बच्चों वो क्या होती है, टी। तो आवेश की जो बीमा होती है बच्चों वो कितनी होती है, 80। आवेश की बीमा कितनी होती है, 80। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चों। हमने बोला है कि हमारा 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव को भी साथ साथ हमें बिल्ड करना है, तैयार करते चलना है ऑब्जेक्टिव को भी। ठीक है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक है बच्चों वो है कूलम,
और आवेश का जो सीजीएस मात्रक है वो है स्टेट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। और आवेश की जो बीमा होती है बच्चों वो कितनी होती है 80। आवेश की जो बीमा होती है वो कितनी होती है 80। अब अगर हम आगे बात करें बच्चों, अगर हम आगे बात करें ठीक है, तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितनी भी भौतिक राशियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक वो होती है सदिश राशियां और दूसरी होती है अदिश राशियां। अदिश राशियां वैसी होती है बच्चों जिनमें केवल और केवल क्या होता है परिमाण होते हैं। अदिश वैसी राशियां होती है जिनमें केवल और केवल क्या होता है परिमाण होते हैं। और सदिश वैसी राशियां होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो आवेश जो होता है बच्चों, आवेश में केवल और केवल क्या होता है परिमाण होता है, जिसके वजह से आवेश हमारी कैसी राशि है अदिश राशि। आवेश हमारी कैसी राशि है अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ बेसिक्स बातें आपको क्या हो गई होगी समझ में आ गई होगी। इरेज करें यहाँ तक आया समझ में। चलिए बच्चों आगे बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी कोई वस्तु आवेशित कब हो जाएगी। अगर हमें किसी वस्तु को आवेशित करना है तो वो कैसे होती है आवेशित। हम बोलते हैं कि कोई वस्तु धनावेशित है, कोई वस्तु ऋणावेशित है, तो क्या कारण, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वस्तु कब धनावेशित और वस्तु कब ऋणावेशित होती है उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा अगला टॉपिक लगाएंगे आवेश की संकल्पना। क्या है बच्चों अगला टॉपिक, आवेश की संकल्पना। अगर कोई वस्तु आवेशित होती है तो वो कैसे होती है, इसे बहुत ही गहराई से समझते हैं बच्चों। हम इसके लिए आपका ना 2 केस ले रहे, ध्यान दीजिएगा। इसको समझने के लिए हम 2 केस ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक ले रहे सोडियम का केस, सोडियम परमाणु को। एक हम ले रहे हैं क्लोरीन परमाणु को। एक ले रहे बच्चों सोडियम परमाणु को और दूसरा हम लोग क्या ले रहे हैं क्लोरीन परमाणु को। सोडियम के बारे में अगर बच्चों बात करें तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है 11। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चों 281। ठीक है बच्चों, अब जितने भी परमाणु होते हैं बच्चों वो परमाणु क्या होना चाहते हैं स्टेबल होना चाहते हैं, अस्थाई होना चाहते हैं। और अस्थाई होने के लिए बच्चों वे परमाणु अष्टक का नियम पालन करते हैं। अष्टक का नियम मतलब बच्चों वो क्या करते हैं, अपनी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पुराते हैं 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए बच्चों परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सोडियम का है परमाणु संख्या 281। इसके बाहतम कक्षाएं कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 1। इसके बाहतम कक्षाएं कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अब इसे अष्टक पूरा करना है, इसे अस्थाई होना है, तो सोडियम क्या करता है बच्चों अपने एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है, एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तब इसके बाहतम कक्षा में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। सोडियम परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इधर हो जाएगा आपका प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या 11 का मतलब ये होता है बच्चों किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है और प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है 11 है। अब सोडियम परमाणु क्या करता है,
अपना अष्टक पूरा करने के लिए बच्चों ये क्या करता है, त्याग करता है। किसका त्याग करता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया बच्चों अष्टक पूरा करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉनों का? एक इलेक्ट्रॉनों का। जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है बच्चों तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। क्या प्रोटॉन को कोई फर्क पड़ेगा? त्याग तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना बच्चों, प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन की परमाणु संख्या क्या होगी? 11 ही रहेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर आप देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा। प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 10। प्रोटॉन पे जो आवेश है बच्चों वो है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो है नेगेटिव। ज्यादा कौन है बच्चों? पॉजिटिव। ज्यादा कौन है? पॉजिटिव। कम कौन है? नेगेटिव। तो इस पे जो आवेश आएगा बच्चों, इस पे जो आवेश आएगा वो कैसा होगा? धन आवेश। वो कैसा होगा? धन आवेश। तो धन आवेश कब होगा बच्चों? धन आवेश कब होगा? कब होगा धन आवेश? धन आवेश आपका तब होगा, धन आवेश आपका तब होगा जब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो अब यहां से आपको याद रखना है बच्चों कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु आपका धनावेशित तब होता है, धनावेशित तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पे जो आवेश आता है वो आवेश होता है धनावेश। तो वो चार्ज होता है पॉजिटिव। वो चार्ज होता है पॉजिटिव। आ रहा है बात समझ में? कोई वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बच्चों? त्याग करेगा। अब आगे बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन परमाणु संख्या होती है बच्चों 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों 2, 8, 7। अब इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7। इसे भी क्या पूरा करना है? इसे भी पूरा करना है अष्टक। इसे भी क्या पूरा करना है? अष्टक। और अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? अष्टक पूरा करने के लिए ये अपने 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराएगा। अब इसके 12वीं कक्षा में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमें थोड़ा मोड़ा हमें केमिस्ट्री का भी नॉलेज है कि अगर इसे अपना अष्टक पूरा करना है, इससे अपने 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अब एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ये क्या पूरा लेगा बच्चों? अपना अष्टक। अब इसने अष्टक पूरा कर लिया कब? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्या किया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जब एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जब इसने किया बच्चों, तो अब कंडीशन ये हो गया है कि क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या की अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या की बात किया जाए बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 थी और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी थी बच्चों? 17 थी। बट अष्टक पूरा करने के लिए क्लोरीन ने क्या किया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया बच्चों, यहाँ हो गया 18 और यहाँ अब भी क्या है बच्चों? 17। तो अब हमें बताइए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज क्या है? कम है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज कम है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है बच्चों, तो वस्तु पे आने वाला जो आवेश होगा, वस्तु पे जो आने वाला आवेश होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ऋण आवेशित होगा। मतलब क्लोरीन पे जो चार्ज आएगा बच्चों वो क्या आएगा? नेगेटिव। और ये कब हुआ? ये हुआ जब इसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। तो याद रखना है कि कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण करता है बच्चों, तो वो आपका कैसा हो जाता है? ऋणावेशित।
वो आपका कैसा हो जाता है बच्चों, ऋण आवेशित। तो अब यहाँ से आवेश की संकल्पना की बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कोई वस्तु कब धनायन होता है और कोई वस्तु कब ऋणायन होता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो आपका होता है धनायन, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो होता है ऋणायन। तो यहाँ तक बच्चों मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कब वस्तु ऋणावेशित होती है, कब वस्तु धनावेशित होती है, ये सारी चीजें आपको आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, बाकी नोट्स आपके पास है, अपने नोट्स को खोल के बैठिए, तब जाके चीज़ों को रिवीजन कीजिए, डिफिनेशन को बार बार पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से बनेगी। तो बार बार इस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि नोट्स सबका तैयार है, उस नोट्स के कॉपी को लेके बैठिए और जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है एक शॉर्ट रिवीजन हो रहा है बच्चों, तो इसे फटाफट हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, चीज़ों को लिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले ये चीज़ कर चुके हैं। हमारा क्या चल रहा है, रिवीजन सीरीज, तो हम फटाफट चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ सीखेंगे, यहाँ देखेंगे आवेशों के गुण। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला जाता है क्वेश्चन आवेशों के मूलभूत गुणों को लिखें, या कभी कभी बोला जाता है कि आवेश के 2 गुणों को लिखें। तो कौन कौन से वो गुण है आवेश के, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आवेशों का बीजगणितीय कर देते हैं, बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग होता है, आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। क्या मतलब सर इसका, आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, क्या मतलब इसका, समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक निकाय है, हमारे पास एक निकाय है और इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरह निकाय में बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारे निकाय में बहुत सारे आवेश हैं। और बोला जाए कि इस निकाय का, इस पूरे निकाय का बताओ कुल आवेश कितना है, इस पूरे निकाय का बताओ कुल आवेश कितना है, क्या करेगी। तो हमें याद रखना होगा आवेश का पहला गुण, आवेश का बीजगणितीय योग होता है। मतलब आवेशों को, बीजगणितीय योग का मतलब होता है बच्चों आवेशों को उसके चिन्ह के साथ, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है बच्चों तो नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को हम लोग लेके जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कुल आवेश निकालने के लिए, Q नेट निकालने के लिए बच्चों इस निकाय में जितने भी आवेश है उनके चिन्ह के साथ क्या कर देते हैं बच्चों, बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो सबसे पहला गुण यही होता है कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, मतलब आवेशों को उसके चिन्हों के साथ जोड़ा जा सकता है। और हाँ बच्चों, इसी टॉपिक पे आज के न्यूमेरिकल सेशन वाले में, न्यूमेरिकल सीरीज में आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया गया है। तो जो लोग न्यूमेरिकल सीरीज को नहीं देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो न्यूमेरिकल सीरीज को भी देखें, कि जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वो टॉपिक से ही दिया जा रहा है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल सीरीज में जो हमने कराया है वो इसी टॉपिक से और इसी फॉर्मूले से कराया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को भी देखें। ठीक है बच्चों, तो ये पहला गुण था कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। अब दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं, दूसरे गुण दूसरा गुण है बच्चों, दूसरा गुण है आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। मतलब
आवेश आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है बच्चों? आवेश संरक्षित होता है, इसका ये मतलब है, यहाँ पे हम लोग किसको पढ़ेंगे? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण का नियम ध्यान दीजिए। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है बच्चों, आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी निकाय पर जो कुल आवेश होता है ना, वो नियत होता है। किसी निकाय पर आवेश संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग जो कोई भी निकाय है, निकाय मतलब होता है सिस्टम, किसी निकाय पर जो कुल आवेश होता है, जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है बच्चों? नियत। जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है बच्चों? नियत। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो आवेश को बच्चों ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है बच्चों और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को बस और बस एक वस्तु से उठाकर दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। तो याद ये रखना है कि आवेश को हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को किसी एक वस्तु से उठाकर किसी दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हम सब ये जानते हैं कि एक प्लास्टिक या एक कांच को जब ऊन के कपड़े से ऐसे रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो ये क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। क्या यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो गया? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? किसी वस्तु पे आवेश उत्पन्न कर सकते हैं या किसी वस्तु पे आवेश नष्ट कर सकते हैं? नहीं बच्चों, ना ही हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? जब इनको आपस में लगड़ा जा रहा है, इनको घर्षण किया जा रहा है, तो होता क्या बच्चों? इसका कुछ आवेश उठकर वो कहाँ आ जाता है? इस पे आ जाता है। मतलब वस्तु का आवेश क्या हो गया? स्थानांतरित। इस तरह से कोई भी वस्तु क्या होता है आपका बच्चों? आवेशित होता है। हम किसी वस्तु पे आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही किसी वस्तु पे आवेश को नष्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बच्चों? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे उठा के क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ रहा है बात समझ में? तो ये दूसरा गुण था कि आवेश क्या होता है आपका? आवेश क्या होता है बच्चों आपका? संरक्षित रहता है। आगे बात करते हैं। चलिए तीसरे गुण की बात करते हैं। तीसरा गुण क्या है? आवेश नियत होता है। आवेश नियत होता है। आवेश हमेशा क्या रहता है बच्चों? नियत रहता है। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है सर? देखिए, अगर आवेश और द्रव्यमान की बात करें, आवेश और द्रव्यमान की बात करें, आवेश और द्रव्यमान की बात किया जाए तो ये दोनों पदार्थ की मूलभूत गुण है। पदार्थ की मूलभूत गुण है। आवेश और द्रव्यमान की बात किया जाए तो आवेश और द्रव्यमान दोनों पदार्थ के मूलभूत गुण है। बट आवेश जो होता है बच्चों वो हमेशा नियत रहता है। आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। लेकिन द्रव्यमान हमेशा नियत नहीं रहता है। अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान m है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और किसी वस्तु पे आवेश q है, किसी वस्तु पे आवेश q है, तो वेग में परिवर्तन होने के कारण, वेग में परिवर्तन होने के कारण बच्चों आपका क्या होता है? आपका क्या होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है। द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है, परंतु आवेश में परिवर्तन नहीं आता है। अगर इस वस्तु को बहुत तीव्र गति कराया जाए, मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड किसके बराबर हो जाए? c के। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस वस्तु के द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? परिवर्तन।
वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, परिवर्तित। परंतु यदि किसी वस्तु का वेग v है और उसे किसके बराबर कर दे, प्रकाश के वेग के बराबर, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के, तो इसके आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में बच्चों? तो ये आवेश का तीसरा गुण है कि आवेश हमेशा नियत रहता है, चाहे आवेश रेस्ट पे रहे, विरामावस्था में रहे, या आवेश बहुत तीव्र गति से क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। कितनी गति होनी चाहिए, प्रकाश के वेग के बराबर। तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु द्रव्यमान बच्चों क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये था आपका तीसरा गुण। आगे बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है बच्चों, क्वांटीकृत होता है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका क्या मतलब है, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें हमने आपको बताया था बच्चों कि यदि किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं, यदि किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। जैसे हमें मान लेते कि ये एक वस्तु है और इसे आवेशित करना है, इसे आवेशित करना है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने का दो तरीका है। दो तरीका क्या है बच्चों, या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, ग्रहण। पहला तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है बच्चों, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो क्या हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते तो वस्तु पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 3 नेगेटिव चार्ज। इसी तरह n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो -n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यदि अब ये वस्तु ग्रहण न करके ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जब करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो वस्तु पे कैसा चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज हो जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है बच्चों तो 2 इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज हो जाएगा। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है बच्चों तो 3 इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज हो जाएगा। ऐसा इसने n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है बच्चों, तो n इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को बातें आ रही होगी समझ में। क्वांटीकरण में होता है कि बच्चों आवेश जो आपका ग्रहण होता है, या जो आपका आवेश, आपका कोई वस्तु जब आवेशित होता है तो इस पे आवेश पूर्ण संख्या में आता है। आवेश पूर्ण संख्या में आता है। पूर्ण संख्या का मतलब बच्चों कि उस वस्तु पे आवेश 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 100 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या वो वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, 500 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। लेकिन वो वस्तु पे अगर बोला जाए कि वो वस्तु 1.5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 1.5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। या कोई वस्तु 2.75 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोई वस्तु 3.05 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो ये भी पॉसिबल
नहीं हो सकता है। तो हमेशा वस्तु जो आपका ये आवेशित होता है, तो ये आवेशित होता है पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में। इसका यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है बच्चों, वो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, एन इंटू ई। जहां बच्चों, जहां आपका Q क्या है? Q है बच्चों आपका आवेश, n क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का मान। ई क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि Q इज इक्वल टू एन ई में एन कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 5, 10, 15, 20, 22, 24, 30, 25, ये हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। पॉइंट में होगा तो आवेश की संकल्प, मतलब आवेश क्वांटिक कृत है, ये हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। पॉइंट में ना ही ये ग्रहण करेगा और ना ही ये क्या करेगा? त्याग करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना बच्चों। ये था चौथा प्रॉपर्टी, आवेश का क्वांटीकरण। और हाँ बच्चों, इस फॉर्मूले पे भी हमने न्यूमेरिकल सीरीज में ढेर सारे क्वेश्चन को डाले हैं। आप उन सीरीज को देखिए, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जिसपे ये वाले क्वेश्चन बन रहे हो। हमने करवाए हैं सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे कि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो उन बच्चों, वो सारे बच्चे जो न्यूमेरिकल से भागते हैं, उन्हें हमने बहुत डिटेल में उस सारे न्यूमेरिकल को बताया है उस न्यूमेरिकल सीरीज में। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से, न्यूमेरिकल सीरीज को जरूर देखें। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ गुण थे, गुण याद रखना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि आवेश के गुणों को लिखे। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, तो याद रखना है आवेश के गुण के बारे में। ठीक है। अब इसी में एक चीज और बच्चों समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है। एक चीज और समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है भैया? चलिए चेक करते। एक m मास की वस्तु है बच्चों, एक m मास की वस्तु है। अब इसमें हमने 2 केस को लेना है। केस वन में हमने ये देखना है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा हो, एक m द्रव्यमान की वस्तु है बच्चों, और वो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। अब ये चीज तो बच्चों, ये फैक्ट तो हमें पता है कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो उस पे जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, वो चार्ज आपका कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब ये वस्तु पे आवेश की बात किया जाए तो आवेश जो होगा वो क्या होगा? ऋण आवेश होगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो क्या वो वस्तु आपका द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है? क्या उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है? तो आंसर है बच्चों हाँ, उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। कैसे होता है और क्यों होता है ये समझते हैं। वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, वो होता है 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg।
अब मेरी बातों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये वस्तु ना इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है। पहले मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हुआ होगा? बड़ा होगा। ये वस्तु था, इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। फिर इसने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। फिर इसने तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो तीन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। ऐसा करते 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 इसने n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। मतलब अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो चार्ज तो उस पर नेगेटिव आएगा, आवेश उस पर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लेते इसका जो नया द्रव्यमान हो गया वो हो गया m डैश। नया द्रव्यमान क्या हो गया? m डैश। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर आवेश नेगेटिव होता है और द्रव्यमान उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, केस 2 देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। केस 2 जब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा हो, जब इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा हो बच्चों? त्याग कर रहा हो। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का बच्चों त्याग कर रहा हो तो क्या होगा कंडीशन? ठीक है, चेक कर लेते क्या होगा। बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट को फोकस करना है, चीजों को बार बार रिवीजन करना है। और रिवीजन सीरीज का उद्देश्य यही है कि आप चीजों को बार बार रिवीजन करें, चीजों को बार बार देखें, उस पर प्रैक्टिस करें। अब ये क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है बच्चों तो उस पे जो आवेश आता है वो तो होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज। मान लिया जाए अब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन का बच्चों त्याग किया है तो एक इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या आ जाएगी? कमी। हमने अपने से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेरे में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों। यदि तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा बच्चों? कमी हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हो जाएगा। इसी तरह n इलेक्ट्रॉन का हमने क्या किया है? त्याग किया है, तो n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। n इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है बच्चों वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु बच्चों आवेशित होती है तो आवेशित होने पर उस वस्तु के द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है मतलब यदि कोई वस्तु नेगेटिव चार्ज है, किसी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाला, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान घट जाएगा। तो नया द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा? m डबल डैश। तो यदि कोई वस्तु आवेश को ग्रहण करती है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है
तो क्या उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। आंसर इज यस, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। कितना होगा? कितना होगा? यदि वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रही है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, यदि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो द्रव्यमान घटेगा। कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा? नया द्रव्यमान क्या होगा? तो फॉर्मूला जाके बनेगा, जो द्रव्यमान m होगा बच्चों, वो होगा प्लस माइनस n इंटू m इंटू ई। तो नया द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? प्लस माइनस n इंटू m इंटू ई। n क्या है? संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है या कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, वो क्या है? n, संख्या। और m क्या है? m ही क्या है? m ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m ही क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाँ जी बच्चों, तो इस टॉपिक से भी हमने न्यूमेरिकल सीरीज में एक क्वेश्चन कराया है, आप उसे जरूर देखें और ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब ये जब पढ़ लिए तो ये बनेगा, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है बच्चों, तो इस टॉपिक को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? यहां तक चीजें आ रही समझ में? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज के रिवीजन सीरीज का हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, लास्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे बच्चों। चलिए चलिए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक जो है हमारा बच्चों वो है आवेशन। वो क्या है? आवेशन। कि यदि किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है तो क्या तरीका हो सकता है आवेशन का? किस तरीके से हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, अब उस पे बात करते हैं। तो आवेशन के बच्चों तीन तरीके हो सकते हैं। आवेशन के बच्चों कितने तरीके हो सकते हैं? तीन तरीके। गौर फरमाइएगा इस पे। आवेशन के कितने तरीके हो सकते हैं? तीन तरीके। एक तरीका है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा तरीका है बच्चों चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा है बच्चों, तीसरा है बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। और ये आवेशन बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। अब तीनों को समझते हैं क्या? तीनों को समझते हैं क्या? घर्षण द्वारा आवेशन सबसे पहला तरीका, सबसे पहला तरीका और सबसे बेसिक तरीका जो हमने आज तक करते हुए आए हैं। जब एक अनावेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ, दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ लगरा जाता है, आपस में लगरा जाता है, आपस में लगरा जाता है, ठीक है। जब दो उचित वस्तुओं को उचित विधि द्वारा आपस में लगरा जाता है तो ये दोनों जो बॉडी है, जो न्यूट्रल है, जो उदासीन है, ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। एक पे आ जाता है धनायन, एक पे आ जाता है धनायन पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों एक पे आ जाता है ऋणायन, एक पे आ जाता है ऋणायन, एक पे आ जाता है ऋणायन। क्यों होता है बच्चों ऐसा? क्योंकि जब हम लोग आवेशन करते हैं, मतलब आपस में लगड़ते हैं, तो लगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण। इससे इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाते हैं? इस पे। तो इसने त्याग किया, ब्लैक वाले ने त्याग किया, इसका पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये था बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन। हालांकि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या तरीका है एग्जाम में लिखने का, तो वो हमारे नोट्स में सारा कुछ कराया गया है कि हम एग्जाम में कैसे प्रॉपर तरीके से लिख सकें। इसको पूरा डिफाइन किया गया है एग्जाम के लिए कि एग्जाम में क्या लिखने का तरीका है। तो जिनके पास नोट्स नहीं है तो वो व्हाट्सएप से नोट्स को अवेलेबल कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चलिए बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब एक आवेशित वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को
एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, ये अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु का मतलब समझते हैं बच्चों? अनावेशित का मतलब क्या? उस पर आवेश नहीं होगा, आवेश होगा बच्चों, बट जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के से चालक तार द्वारा, किसके द्वारा? चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो इससे आवेश निकलकर किस में आने लगता है? इसमें आने लगता है। तो थोड़े टाइम के बाद ये भी वस्तु क्या हो जाएगा बच्चों? आवेशित हो जाएगा। तो ये था चालन द्वारा आवेशन। ये क्या था? चालन द्वारा आवेशन। कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आपका आवेश इस चालक तार के द्वारा आवेश उठ के कहाँ आ जाता है? इस पे आ जाता है। तो इस तरह वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित। तो ये दूसरा तरीका था बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब तीसरे तरीके की अगर हम बात किया जाए तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं बच्चों? एक आवेशित वस्तु, एक कैसी वस्तु? एक आवेशित वस्तु के पास, एक आवेशित वस्तु के पास क्या लेके आते? एक अनावेशित वस्तु, बहुत पास, ठीक है, बहुत पास क्या लेके आते? अनावेशित वस्तु लेके आते। इसे संपर्क में नहीं लाए, ध्यान दीजिएगा। इसे क्या कहते? चालक तार द्वारा संपर्क में लाए थे। ये अभी संपर्क में नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया है? एक आवेशित वस्तु के बहुत पास अनावेशित वस्तु को लाके रख देते हैं। तो ये जो आवेशित वस्तु है इस अनावेशित वस्तु पे विपरीत चार्ज ला देता है, विपरीत आवेश ला देता है, और इस तरह ये जो अनावेशित वस्तु था वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो ये कुछ विधि है बच्चों जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये पूरा रिवीजन किया हमने, आवेश से रिलेटेड चीज़ों को हमने पढ़ा, बेसिक्स बातें पे ध्यान दिए, साथ ही वैसे टॉपिक को भी हमने टच किया जो एग्जाम से रिलेटेड है, क्वेश्चन जो आपके उठ सकते एग्जाम में, हमने वो भी देखा। तो डे 1 रिवीजन सीरीज का पहला दिन आज कंप्लीट हो रहा है बच्चों। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे टॉपिक को रिवीजन करेंगे। तब तक आप लोग को रिवीजन करना है और हमारे स्लोगन को याद रखना है, #जिद कर। हमें क्या बनना है? जिद्दी बनना है, तभी जाके हमारा जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 वो कंप्लीट होगा बच्चों। यहीं तक रहने देते हैं, चलिए मिलते हैं कल अगले सेशन में।